आमतौर पे जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद की जाती है, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता वहाँ। बिल्कुल। जैसे किसी की बाहर टूट जाती है, तो एक्सरे मशीन में वो टेढ़ी-मेढ़ी सफ़ेद लाइन साफ दिख जाती है। और डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि हाँ देखो ये रही समस्या। वो पूरी तरह से एक बाइनरी स्थिति होती है, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है, बात खत्म। एग्जैक्टली। और पता है, इससे इंसान को तसल्ली भी मिलती है। हमारा दिमाग जब चीज़ों को ऐसे साफ-साफ देख पाता है, उन्हें किसी कैटेगरी में रख पाता है, तो एक सुकून सा मिलता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम मानव मनोविज्ञान और ये जो हमारी गहरी भावनाएं होती हैं या आघात की दुनिया में कदम रखते हैं। एकदम सही कहा। वहाँ अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। क्योंकि वहां कोई साफ टूटी हुई हड्डी नहीं होती ना, बस एक धुंधला सा मनोवैज्ञानिक परिदृश्य होता है जिसे मशीनें नहीं पढ़ सकती। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत भी ना इसी धुंधले और उलझे हुए सच से होती है। आज हम चेतन भगत की किताब द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के पहले हिस्से के आधार पर कुछ बहुत दिलचस्प किरदारों और उनकी साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत जिस तरह से होती है वो बहुत ही शॉकिंग है। सीरियसली, मतलब कल्पना कीजिए एक बेहद प्रैक्टिकल, नंबरों और प्रॉफिट से खेलने वाले युवा बिजनेसमैन की, जिसका नाम गोविंद है। और ये इंसान अचानक से वो 19 नींद की गोलियां खा लेता है। हाँ, 19 गोलियां, और मरने से ठीक पहले लेखक को अपना सुसाइड नोट ईमेल करता है। और ये जो सुसाइड नोट है ना, ये कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत मजबूत हुक का काम करता है। मतलब जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि स्रोत सामग्री में गोविंद को एक ऐसा इंसान बताया गया है जो भावनाओं से एकदम दूर रहता है। एकदम प्रैक्टिकल इंसान। हाँ, वो खुद को एक बहुत ही कठोर और कैलकुलेटिंग बिजनेसमैन मानता है। और यही बात तो गले नहीं उतरती यार। मतलब एक ऐसा इंसान जो विशुद्ध रूप से तर्क, गणित और लाभ हानि के फॉर्मूले पर अपनी जिंदगी चला रहा है, वो आत्महत्या जैसा इतना एक्सट्रीम और पूरी तरह से भावनात्मक कदम क्यों उठाएगा? ये सुसाइड नोट ना उसी एक्सरे की तरह है जिसमें कोई हड्डी तो टूटी हुई नहीं दिख रही, लेकिन ये साफ है कि मरीज का दर्द असहनीय हो चुका है। उसका जो तार्किक दुनिया का ढांचा था वो पूरी तरह से ढह चुका है। तो इस ढांचे के ढहने की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 2000 के दशक की शुरुआत का समय। उदारीकरण या लिबरलाइजेशन के बाद का भारत। बिल्कुल। और जगह है गुजरात का शहर अहमदाबाद। वहाँ युवाओं के भीतर न कुछ बड़ा करने की, अपनी एक नई पहचान बनाने की जबरदस्त भूख पैदा हो रही थी। और यहीं हमारी मुलाकात 3 मुख्य किरदारों से होती है। गोविंद, ईशान और ओमी। गोविंद, जो गणित का ट्यूटर है, लेकिन उसका सपना एक बहुत बड़ा व्यापारी बनने का है। ईशान, जो एक जुनूनी क्रिकेटर है, लेकिन सफलता न मिल पाने की वजह से काफी हताश रहता है। और तीसरा है ओमी, जो एक स्थानीय मंदिर के पुजारी का सीधा-साधा बेटा है। और ये तीनों मिलकर टीम इंडिया क्रिकेट शॉप नाम से खेलों के सामान की एक दुकान शुरू करते हैं। मंदिर के पास ही ना? हाँ, ये दुकान ओमी के परिवार वाले मंदिर परिसर में ही खोली जाती है और गोविंद अपनी ट्यूशन की सारी बचत इसमें इन्वेस्ट कर देता है। अब इस पूरी व्यवस्था को देखकर ना मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात समझ आती है। ये? हाँ, ये सिर्फ 3 दोस्तों की कहानी नहीं लग रही मुझे। तो क्या लग रहा है? ये मुझे एक क्लासिक आधुनिक स्टार्टअप टीम का ब्लूप्रिंट लगता है। हाँ, मतलब? देखो, गोविंद यहाँ साफ तौर पर एक सीईओ की भूमिका में है। उसका पूरा ध्यान प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू और बिजनेस को बढ़ाने पर है। और ईशान एक तरह से उनका प्रोडक्ट मैनेजर है। एग्जैक्टली, जिसे क्रिकेट के उपकरणों की तकनीकी बारीकियों की गहरी समझ है और जो ग्राहकों को जोड़े रखता है। और ओमी उनका लोकल लायजॉन, या कह लो संपर्क सूत्र है, जो मंदिर की सुरक्षित जगह मुहैया कराता है। ये स्टार्टअप वाली समानता बहुत सटीक है, लेकिन इस स्टार्टअप को चलाने वाले सीईओ यानी गोविंद की मानसिकता को समझना सबसे अहम है यहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि गोविंद इस बात पर बहुत दृढ़ता से विश्वास करता है कि भावनाएं व्यापार में सबसे बड़ी रुकावट है। वो अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा कर रखता है। लेकिन यार, इस हद तक भावनाहीन होने की जरूरत क्या है? मेरा मतलब है, कोई भी इंसान जानबूझकर मशीन क्यों बनना चाहेगा? इसका जवाब उसके अतीत में छिपा है। स्रोत के अनुसार जब गोविंद बहुत छोटा था तब उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। ओहो, वो एक बहुत बड़ा आघात रहा होगा। बिल्कुल।
उसकी माँ ने इस दर्द में बहुत आंसू बहाए, ज्योतिषों के चक्कर काटे और बस भावनाओं में बहकर ना अपना खुद का बिजनेस भी लगभग बर्बाद कर दिया था। तो गोविंद के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक था। समझ गया। यानी वो अपनी माँ वाली गलती किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहता था। ठीक यही बात है। गोविंद के लिए ये जो भावनाहीनता है ना, ये दरअसल उसका मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब पैसा कमाना सिर्फ शौक नहीं है उसका। नहीं, उसके लिए व्यापार करना या पैसे कमाना केवल अमीर बनने की चाहत नहीं है। ये उस कंट्रोल को, उस सामाजिक सम्मान को वापस छीनने की लड़ाई है जो उसके पिता के जाने के बाद उसके परिवार से छिन गया था। वो बस किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ना चाहता। तो एक तरफ हमारे पास ये अति तार्किक लॉजिकल गोविंद है और दूसरी तरफ उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है, ईशान बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देने लगता है, सब कुछ सेटल्ड रखता है। लेकिन तभी इस शांत पानी में एक पत्थर गिरता है। हाँ, उनकी जिंदगी में 12 साल के एक मुस्लिम लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम अली है। और अली कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो एक ऐसी अकल्पनीय खेल प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है जो किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर को हैरान कर दे। वो सीन बहुत कमाल का है जब ईशान पहली बार उसे देखता है। बिल्कुल, जब ईशान पहली बार इस दुबले पतले बच्चे को तेज गेंदबाजी करता है तो वो बच्चा लगातार 4 गेंदों पर छक्के जड़ देता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है ना। 4 गेंदों के बाद ही अली का सिर दर्द होने लगता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। हाँ, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इस बच्चे को क्रिकेट से ज्यादा कंचे खेलने में दिलचस्पी है। ये बहुत ही अजीब स्थिति है। मतलब इतनी बड़ी प्रतिभा और कोई दिलचस्पी नहीं। फिर जब वे लोग अली को डॉक्टर मुल्तानी के पास ले जाते हैं, हाँ, तो वहाँ एक बहुत ही दुर्लभ मेडिकल स्थिति सामने आती है। डॉक्टर मुल्तानी बताते हैं कि अली को हाइपर रिफ्लेक्स नाम की एक कंडीशन है। ये क्या होता है? देखिए, मानव मस्तिष्क में फैसला लेने के 2 अलग-अलग तरीके होते हैं। एक तो सोच समझकर निर्णय लेना और दूसरा तुरंत रिफ्लेक्स के जरिए प्रतिक्रिया देना। अली के दिमाग में ये दोनों तार आपस में जुड़े हुए हैं। इसको अगर मैं तकनीक की भाषा में समझूं तो अली का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। मतलब वो सामने से आती 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को भी एकदम स्लो मोशन में देख सकता है। बिल्कुल, और उस पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन चूंकि उसका हार्डवेयर यानी उसका 12 साल का छोटा सा शरीर वो इतनी भारी ऊर्जा की खपत को झेल नहीं सकता, इसलिए उसका सिस्टम ओवरहीट होकर क्रैश हो जाता है। विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के नजरिए से तो ये बहुत ही अद्भुत है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव ईशान पर बहुत गहरा पड़ता है। हाँ, ईशान का नजरिया समझना यहाँ बहुत जरूरी है। बेचारे ईशान ने अपनी पूरी जवानी क्रिकेट के अनुशासन को दे दी। इतना पसीना बहाया, सारे नियमों का पालन किया। लेकिन उसके पास वो प्राकृतिक प्रतिभा कभी नहीं थी। एग्जैक्टली। और यहाँ एक बच्चा है जिसके पास वो ईश्वरीय गिफ्ट है, लेकिन उसे उस गिफ्ट की कदर ही नहीं है। वो कंचे खेलना चाहता है। ये ना ईशान के लिए एक तरह के ब्रह्मांडीय अन्याय या कॉस्मिक इनजस्टिस जैसा है। जब ईशान देखता है कि अली अभ्यास छोड़कर कंचे खेलने की जिद कर रहा है, तो ईशान टूट जाता है और वो गुस्से में आकर अली को थप्पड़ मार देता है। हाँ, पर मुझे लगता है वो थप्पड़ सिर्फ अली की लापरवाही पर गुस्सा नहीं था। कतई नहीं। वो थप्पड़ दरअसल ईशान की अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं, उसकी अपनी हताशा का बाहर आना था। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था उस पे। बिल्कुल, ईशान अनजाने में ही सही उस छोटे से बच्चे पर अपनी असफलताओं का बोझ डाल रहा है। वो अली के जरिए खुद को महान बनते देखना चाहता है। उसे लगता है कि अगर अली ने अपनी प्रतिभा बर्बाद कर दी तो ईशान की अपनी जिंदगी का जो संघर्ष है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। अब यहाँ से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अली को कोचिंग देने के फैसले के साथ ही इन दोस्तों की जिंदगी में राजनीति और धर्म की एंट्री हो जाती है। हाँ, क्योंकि अली उस समुदाय से आता है जो ओमी के परिवार की राजनीतिक विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। और देखिए, यहाँ हम दोनों, मैं और आप, श्रोताओं को ये स्पष्ट कर दें कि किताब 2000 के दशक की 2 बिल्कुल विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं को आमने सामने रखती है। एक तरफ ओमी के मामा हैं जो एक दक्षिणपंथी दल से जुड़े हैं, जो राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ अली के पिता हैं जो एक सेक्युलर राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। और हम यहाँ साफ कर दें कि हम किसी भी विचारधारा के सही या गलत होने की बहस में नहीं पड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि लेखक ने इन किरदारों के जरिए उस समय के सामाजिक माहौल और तनाव को कैसे बुना है। हमारा मकसद किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। एकदम सही। तो ये जो तनाव है, ये कहानी के किरदारों को सीधे प्रभावित करता है।
ओमी, जो आमतौर पर बहुत शांत रहता है, वो एक दिन अली के पिता के घर जाकर उनसे बहस करने लगता है। वो उन पर राजनीतिक पाखंड का आरोप लगाता है ना। हाँ, लेकिन अली के पिता, जो काफी पढ़े लिखे इंसान हैं, वे ओमी की बातों पर गुस्सा होने के बजाय एक बहुत ही गहरी जूलॉजिकल थ्योरी सामने रखते हैं, चिंपैंजी थ्योरी। चिंपैंजी थ्योरी, ये दिलचस्प लग रहा है। अली के पिता बताते हैं कि नर चिंपैंजी ना भोजन या वर्चस्व के लिए आपस में बेहद भयंकर लड़ाई करते हैं, लेकिन प्रकृति ने उनके अंदर लड़ाई के बाद सुलह करने का एक तंत्र बनाया है। मतलब वो लड़ाई के बाद पैचअप कर लेते हैं। हाँ, लड़ाई खत्म होने के बाद चिंपैंजी एक दूसरे को चूमते हैं और शांति स्थापित करते हैं। हाँ, तो क्या इंसानों में ऐसा कोई तंत्र नहीं है? अली के पिता का तर्क यही है। वे कहते हैं कि इंसानों की राजनीति में नेता विवाद तो पैदा कर देते हैं, समाज में आग तो लगा देते हैं, लेकिन वे सुलह का कोई तंत्र या रिकंसिलिएटरी मैकेनिज्म नहीं छोड़ते। आग लगाने के बाद बुझाने का कोई इंतजाम नहीं होता उनके पास। बिल्कुल। ये तो बहुत ही डरावना विचार है यार। और इसी बात को समझाने के लिए वे जो खाने की प्लेट वाला उदाहरण देते हैं, वो सच में दिमाग झकझोर देता है। वो रेस्टोरेंट मैनेजर वाला उदाहरण। हाँ, वे राजनीति को एक रेस्टोरेंट मैनेजर की तरह बताते हैं, जो दो भूखे ग्राहकों के बीच खाने की सिर्फ एक प्लेट रख देता है। और फिर क्या होता है? दोनों ग्राहक उस एक प्लेट के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। कोई कहता है कि इसे आधा आधा बांट लो, कोई पूरा छीनना चाहता है। एग्जैक्टली। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि उस रेस्टोरेंट मैनेजर ने खाने की 2 प्लेटें क्यों नहीं दी। ये बहुत गहरा पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाज में जो तनाव या नफरत दिखाई देती है ना, वो हमेशा प्राकृतिक नहीं होती। वो सत्ता द्वारा बहुत ही चालाकी से निर्मित की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, ताकि लोग असली मुद्दों पर सवाल न उठाएं। ये ओमी के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ओमी, जो अब तक अपने मामा की बातों को आंख मूंद कर सच मान रहा था, उसे पहली बार एहसास होता है कि वो शायद किसी बड़े राजनीतिक खेल का महज एक मोहरा है। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, पूरे 50,000 रुपए नवरंगपुरा के एक नए एयर कंडीशन मॉल में दुकान किराए पर लेने के लिए लगा देता है। गोविंद के लिए ये एक सुरक्षित और बहुत ही लॉजिकल फैसला था। लेकिन कुदरत के पास तो कोई और योजना थी ना। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में वो भयानक भूकंप आता है। वो भूकंप केवल जमीन को नहीं फाड़ता, वो गोविंद के पूरे तार्किक अस्तित्व को मलबे में बदल देता है। वो नया मॉल जिसमें उसके सारे सपने टिके थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ये तो बिल्कुल सांप सीढ़ी के उस खेल की तरह है, जहां कोई इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर 99 के नंबर पर पहुंचता है और बस जीतने ही वाला होता है कि सबसे बड़ा सांप उसे डस लेता है। हाँ, और वो सीधे शून्य पर आ गिरता है। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी जिंदगी की हर चीज को कंट्रोल करने की आदत थी, वो अचानक कुदरत के सामने पूरी तरह बेबस हो जाता है। और ये बेबसी उसे गहरे डिप्रेशन में धकेल देती है। उसका वो भगवान जिसे वो प्रॉफिट कहता था, उसने उसे धोखा दे दिया था। यहीं पर कहानी में नवलधारी सिद्धांत का जिक्र आता है। ये नवलधारी क्या कंसेप्ट है? गुजरात की व्यापारिक संस्कृति में ना, एक सच्चा व्यापारी वो नहीं होता जिसने कभी नुकसान ना उठाया हो। नवलधारी का अर्थ है वो इंसान जो 9 बार जमीन पर गिरने और अपना सब कुछ खो देने के बाद भी 10वीं बार खड़ा होने का हौसला रखे। एक तरह का मनोवैज्ञानिक लचीलापन। बिल्कुल, रेजिलियंस। बिल्कुल। लेकिन यार, गोविंद के अंदर ये लचीलापन खुद से तो नहीं आता है। उसे इस मलबे से बाहर निकालने का काम विद्या करती है। विद्या, जो ईशान की छोटी बहन है। हाँ, और जिसे गोविंद गणित पढ़ाता है। विद्या को गणित से सख्त नफरत है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वो मेडिकल की पढ़ाई करे, लेकिन विद्या का जुनून पब्लिक रिलेशंस या पीआर में करियर बनाने का है। विद्या और गोविंद का ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पेश करता है। मतलब गोविंद भावनाओं से भागता है, जबकि विद्या अपनी भावनाओं और इच्छाओं को बिल्कुल खुलकर सामने रखती है। एकदम अपोजिट हैं दोनों। हाँ, तो जब गोविंद डिप्रेशन के अंधेरे में होता है, तो विद्या का उसे गेट वेल सून कार्ड देना, उसे चुनौती देना, ये सब गोविंद के उस ठंडे जमे हुए आवरण को पिघलाने का काम करता है। क्योंकि विद्या अपनी खुद की जुनून बनाम माता पिता की उम्मीदों वाली लड़ाई लड़ रही है ना, वो एक तरह के पिंजरे में है, और वो गोविंद से बिना कहे ये शर्त लगाती है कि अगर उसे अपने पिंजरे से आज़ादी चाहिए, तो गोविंद को भी अपनी इस हताशा के मलबे से बाहर आना होगा। सही बात है। विद्या की ये जिद गोविंद को ये एहसास कराती है कि जीवन सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट नहीं है। और जैसे ही गोविंद अपने इस मानसिक मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, देश में कुछ ऐसा होता है जो रातों रात सब कुछ बदल देता है। मार्च 2001 का वो ऐतिहासिक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच। अरे हाँ,
कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। बिल्कुल। वो मैच तो लेजेंडरी है। भारत फॉलो ऑन खेल रहा था, हर किसी ने मान लिया था कि हार निश्चित है। लेकिन फिर वीवीएस लक्ष्मण की वो 281 रनों की चमत्कारिक पारी, राहुल द्रविड़ की वो दीवार और हरभजन सिंह की जादुई गेंदबाजी। वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी ना, वो एक पूरे देश के मनोबल की जीत थी। और इस जीत का सीधा असर उस छोटे से शहर की इकोनॉमी पर पड़ता है। क्रिकेट का बुखार उस शहर में एक महामारी की तरह फैल जाता है। सड़कों पर बच्चे उतर आते हैं, बल्लों, गेंदों और क्रिकेट गियर की मांग एकदम आसमान छूने लगती है। हाँ, और गोविंद का थोक व्यापार जो भूकंप के बाद पूरी तरह ठप पड़ गया था, वो किसी रॉकेट की तरह उड़ पड़ता है। वो न केवल अपने सारे कर्ज चुका देते हैं, बल्कि भारी मुनाफा भी कमाने लगते हैं। लेकिन इसी मुनाफे के बीच एक और घटना घटती है जो कहानी को उसके सबसे बड़े मोड़ पर ले आती है। ईडन गार्डन्स में उस मैच के दौरान ईशान किसी तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम के वीआईपी स्टैंड में घुसने में कामयाब हो जाता है। वहां वो किससे मिलता है? हाँ, उसकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फ्रेड ली से होती है। अच्छा, तो ईशान के अंदर का वो जो हताश क्रिकेटर है, वो फ्रेड ली से मिन्नतें करता है कि वो अली की बल्लेबाजी एक बार देखे। और जब फ्रेड ली, जो कि एक इतना प्रोफेशनल और तेज तर्रार गेंदबाज है, वो अली को गेंदबाजी करता है, तो 12 साल का अली उसके पसीने छुड़ा देता है। सच में? हाँ, अली लगातार बाउंसरों पर छक्के जड़ता है। फ्रेडली हैरान रह जाता है और एक ऐसा प्रपोजल देता है जो सब कुछ बदल सकता है। वो क्या प्रपोजल था? फ्रेडली सुझाव देता है कि वे अली को लेकर ऑस्ट्रेलिया आए ताकि उसे विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिल सके और उसकी प्रतिभा को सही दिशा दी जा सके। हाँ, एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। मैं इस बात को लॉजिकली बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्या हुआ? अपना सारा कमाया हुआ मुनाफा सिर्फ एक 12 साल के बच्चे को विदेश ले जाने के क्रेजी आइडिया पर दांव पर लगा देना, क्या ये एक बिजनेसमैन की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है? अगर आप इसे केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नज़र से देखेंगे ना, तो ये निश्चित रूप से एक बेवकूफ़ी है। लेकिन कहानी के नज़रिए से देखें तो यहीं पर गोविंद का कैरेक्टर आर्क पूरा होता है। कैसे? ये वो पल है जहां गोविंद का तार्किक गणितीय दिमाग ईशान और अली की भावनात्मक दुनिया के सामने हथियार डाल देता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो अब उस डिफेंस मैकेनिज्म से बाहर आ चुका है। बिल्कुल। गोविंद अब सिर्फ अपने बैंक बैलेंस के लिए नहीं जी रहा है, वो एक बड़े सपने पर दाव लगा रहा है। वो समझ जाता है कि अली की प्रतिभा पर निवेश करना सिर्फ पैसे का निवेश नहीं है, ये दोस्ती, इंसानियत और किसी के भविष्य पर किया गया निवेश है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, गोविंद का ये गैर तार्किक फैसला ये साबित करता है कि वो अब वो भावनाहीन मशीन नहीं रहा जिसका वो दिखावा करता था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोए ना, तो हमने देखा कि कैसे व्यापार सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि उसमें इंसान की अपनी असुरक्षाएं भी शामिल होती हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे समाज में राजनीतिक तनाव अक्सर एक सोची समझी रणनीति के तहत पैदा किए जाते हैं। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण, हमने नवलधारी संकल्प को समझा, जो ये सिखाता है कि प्राकृतिक या आर्थिक मलबे से बाहर आना ही असली इंसान की पहचान है। और ये भी कि इंसान की कमजोरियां या उसकी बीमारियां भी कभी-कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। जैसे अली का हाइपर रिफ्लेक्स उसके लिए एक उपहार बन गया। हाँ, और विद्या की अपने माता पिता के खिलाफ जाने की जिद ने गोविंद को एक नई दिशा दी। और अंत में गोविंद का वो फैसला, जहां उसने अपनी सारी सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। दुनिया की नजर में तो बिना सोचे समझे पैसे लुटाना एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन क्या सुरक्षित दायरे से बाहर लिए गए ये गैर तार्किक फैसले ही हमें वो इंसान नहीं बनाते जो हम असल में हैं? यही तो सोचने वाली बात है। शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन और सुसाइड नोट की बात की थी ना, वो धुंधला परिदृश्य जहां सब कुछ उलझा हुआ लगता है। 19 नींद की गोलियां खाना भी उसी उलझन का नतीजा है। तो क्या जिसे हम गलती कहते हैं वो सच में गलती होती है? शायद जीवन में सबसे बड़ी गलती कोई गलती करना नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम गलतियां करने से, जोखिम लेने से इतना डर जाएं कि हम जीना ही छोड़ दें। शायद वे तथाकथित गलतियां ही इंसान को सही रास्ते तक ले जाती हैं। एक विचार ये भी हो सकता है कि जो फैसले सबसे कम तार्किक होते हैं, अक्सर वही हमारी जिंदगी की कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना साबित होते हैं। क्या बात है, बहुत ही गहरा विचार है। और इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। नई चीजों को गहराई से समझते रहिए और हम जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।